हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 20 अगस्त 2023 वाला पेपर लिया था। ये जो पेपर है ये 21 जनवरी 2024 वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पहले सभी ऑफलाइन वाले पेपर करवा रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी करवा दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर के करवा चुकी हूँ, और अब मैं कुछ ऑनलाइन वाले पेपर के करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो आप ईवीएस की वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। दूसरा है नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य। तीसरा है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। और चौथा है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। तो हमारा जो सौर मंडल है ये सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सभी से मिलकर बना है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्रम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना उठाना अगला प्रश्न दिया गया है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? पहला है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। दूसरा है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तीसरा है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। और चौथा है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। 7वीं शताब्दी के बाद ये सवाल तेजी से उठाया गया। इस अवधि में बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसने जन्म सिद्ध अधिकार पर, व्यक्तिगत कार्यों, योग्यता और आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। तो यह भी साथ में याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पहला है सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। दूसरा है राजाओं और रानियों के बारे में। तीसरा है विद्वानों और कवियों के बारे में। और चौथा है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। तो पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है। ये हमें जानकारी देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई? पहला है ईवी रामास्वामी नाइकर। दूसरा है पंडिता रमाबाई। तीसरा विकल्प है वीरेश लिंगम पंतलू। और चौथा है ताराबाई सिंधे। तो कई बार मैंने आपको बताया है, स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है ताराबाई सिंधे। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। ईवी रामास्वामी नाइकर, इन्हें पेरियार भी कहते हैं। ये तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। पंडिता रमाबाई एक भारतीय समाज सुधारक, महिलाओं की मुक्ति की समर्थक और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी। और वीरेश लिंगम पंतलू आंध्र प्रदेश के एक समाज सुधारक और लेखक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। दूसरा है पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। तीसरा है पहाड़ महाक्षयित हैं। और चौथा है पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में रेलवे का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण अभियांत्रिकी और निर्माण उपलब्धि है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ इलाके खड़ी ढलान और पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक खतरों से बचने के लिए सटीक योजना की आवश्यकता होती है। तो उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इसीलिए अब पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। दूसरा है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अब इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें अभिकथन जो है ये गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभिकथन कह रहा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसमें अभिकथन गलत हो गया। कारण सही है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ए गलत किंतु आर सही। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? पहला है ओजोन और हीलियम, दूसरा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पूछा गया है कि वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। पहला है ग्लोब, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है उपग्रह से प्राप्त चित्र और चौथा है रग्बी गेंद। तो हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक यानी प्रतिरूप है ग्लोब। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ग्लोब जो है पृथ्वी का त्रिआयामी गोलाकार प्रतिनिधित्व है। यह पृथ्वी के महाद्वीपों, महासागरों के आकृति, आकार और सापेक्ष स्थिति को सटीक रूप से दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? पहला है 17 वर्ष 15 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष तथा 16 वर्ष और चौथा है 21 वर्ष तथा 18 वर्ष। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाल विवाह की प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश भारत में 1929 में पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें विवाह की आयु कितनी रखी गई थी? तो इसमें रखी गई थी पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिला के लिए 16 वर्ष। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वर्तमान में कितनी है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है नीलगिरी हिल्स, दूसरा है गारो हिल्स, तीसरा है मालाबार हिल्स और चौथा है सुलेमान और किरथर हिल्स। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं सुलेमान और किरथर हिल्स से। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। नीलगिरी जो हिल्स हैं भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं अपनी समृद्ध जैव विविधता और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। गारो पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और ये मेघालय पठार का हिस्सा है। और मालाबार हिल्स ये पहाड़ियां भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इन सब के बारे में इतनी जानकारी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? पहला है पौधे
और जीव जंतुओं की गति। दूसरा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तीसरा है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। और चौथा है संघनित वायु की गति। तो पवनें जो होती हैं ये मुख्य रूप से उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर वायु की गति के कारण होती हैं। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। अगला प्रश्न है, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया है, 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण है 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो जो अभिकथन लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। 1 मई 1960 को बंबई राज्य को वास्तव में दो भाषाई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र के रूप में पुनर्गठित किया गया और गुजराती भाषी क्षेत्र को गुजरात बनाया गया। तो इसमें अभिकथन सही है। कारण क्या कह रहा है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, ये भी सही है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य को दो अलग अलग इकाइयां बनाने के लिए पुनर्गठित किया गया, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा। तो ये भी सही है। लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। लिखे तो दोनों ही सही है, तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे पहला है जन्मजात बीमारियां कहते हैं, दूसरा है आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, तीसरा है संचारणीय बीमारियां कहते हैं और चौथा है उपार्जित बीमारियां कहते हैं। तो वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं ये संचारणीय बीमारियां या संक्रामक रोग कहलाते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जन्मजात बीमारियां क्या होती हैं? ये जन्म के समय मौजूद होती हैं। आनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं? ये किसी व्यक्ति की जीनोम में असामान्यताओं के कारण होने वाले रोग हैं। ये किसी माता पिता से विरासत में मिल सकते हैं। और उपार्जित बीमारियां क्या होती हैं? तो ये उन रोगों को संदर्भित करती हैं जो जन्मजात होने के बजाय जन्म के बाद विकसित होती हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए दिया गया है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बी है इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो 1770 का जो अकाल था यह एक विनाशकारी घटना थी जो भारत के बंगाल क्षेत्र में हुई थी, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था। और यह अनुमान लगाया गया कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा फसल की विफलता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण भुखमरी और बीमारी के कारण मर गया। तो इसमें जो कथन ए लिखा हुआ है सही है और बी भी सही है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। दोनों ए और बी सही लिखे हुए हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? पहला है संसाधनों की खपत को घटाना, दूसरा है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, तीसरा है संसाधनों का पुनः चक्रण और चौथा है वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये इसमें शामिल नहीं होगा। संसाधनों का पुनः चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग। ए सी डी सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। दूसरा है, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। तीसरा है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। और चौथा है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो जो पहला लिखा हुआ है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर शंकुधारी वन नहीं बल्कि पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मिश्रण है। शंकुधारी वन कहाँ पे उगते हैं? ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की गर्म और आर्द्र स्थितियों में नहीं उग सकते। तो इसमें ए गलत हो गया। बी सही है, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। बी सी डी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहला है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। दूसरा है, यह स्थल रुद्ध है। तीसरा है, यह महासागरों से घिरी है। और चौथा है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी का क्षेत्र है, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। पहला है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो वेद की समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, ये सही है। और बी कह रहा है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना बाद में हुई है 1875 में, इसकी 1864 में हो चुकी थी। तो बी इसमें गलत हो गया। ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। तो ये भी आपको याद रखना है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। अब बताना है कौन से विकल्प सही है। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। और बी में लिखा है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में तो बांटा था, लेकिन ये जो 3 कालखंड थे ये थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। प्राचीन, मध्य और आधुनिक नहीं थे। तो इसमें ए सही है, बी गलत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो इसमें लिखे तो दोनों ही सही हैं, अभिकथन भी सही है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट है। कारण भी सही है, लेकिन इनमें जो कारण है ये अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, लिखा तो सही है। तो इसमें जो तीसरा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल करना है के कारण
लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। पहला है भौगोलिक सामीप्य, दूसरा है धार्मिक समानता, तीसरा है समान भोजन और चौथा है भाषाई समानता। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमें कारण बताने हैं। तो धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता, भौगोलिक सामीप्य ये इसका कारण नहीं है। BCD इसमें सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला है, HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। दूसरा है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। तीसरा है, 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें जो सही नहीं है यानी जो गलत है वह हमें बताना है। तो एक यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही लिखे हुए हैं, लेकिन चौथा गलत है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी। तो इसमें गलत पूछा गया था। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? पहला है वस्तु की खोज, दूसरा है शुद्धिकरण, तीसरा है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता और चौथा है निष्कर्षण। तो क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने, किसी आवश्यकता को पूरा करने या किसी रूप में मूल्य करने में जो वस्तु है वह सक्षम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। अभिकथन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। और कारण है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली। तो शाहजहां जो है ये जहांगीर के पुत्र थे और इन्होंने ही ताजमहल का निर्माण करवाया है आगरा में। और दिल्ली का जो लाल किला है वो भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। और कारण है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवारी प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये सही है। कारण क्या कह रहा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को, ये भी सही है। लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। लिखे दोनों सही ही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पहला है, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। दूसरा है, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। तीसरा है, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और चौथा है, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियां हैं। अब परिस्थितियां कौन सी हैं वह हमें बतानी है। तो यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, यहाँ लिखा है नहीं करते, तो ये हो गया गलत। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी हैं, ये सही है।
और सी भी सही है, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और डी इसमें गलत है कि इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, ये गलत है। बी और सी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पहला है, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। दूसरा है, ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। तीसरा है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। और चौथा है, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। तो ग्लोब पर खींची गई रेखाएं और अक्षांश और देशांतर के रूप में जानी जाती हैं। अक्षांश क्षैतिज रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, और देशांतर लंबवत रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। तो ये किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, ये पूछा गया है। तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पहला है, चांद का गुरुत्वाकर्षण। दूसरा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है, सूर्य की ऊष्मा। और चौथा है, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर। तो पूछा गया है, क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। अभिकथन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। और तर्क दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो बिल्कुल सही ही लिखे हुए हैं दोनों। अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती हैं व्यक्तियों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं, यानी जिनमें वे कुशल हैं। और रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल देखने से रोकती हैं, क्योंकि उनमें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, लेकिन जो रूढ़िबद्ध धारणा हम बना लेते हैं उसके कारण हमें उनके वो अच्छे गुण नहीं दिखाई देते। तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। पहला है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। दूसरा है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। अब इनमें जो पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन है वह बताने हैं। तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, ये सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ए बी डी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए बी डी। सी इसमें गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला है सर्वेक्षण, दूसरा है केस स्टडी, तीसरा है विचार मंथन और चौथा है प्रदर्शन। तो यदि एक शिक्षक को आतपन की अवधारणा पढ़ानी है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वह है प्रदर्शन। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आतपन क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो आतपन या इसे ही सूर्य ताप कहते हैं। इसका अर्थ है किसी सतह पर एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा की कुल मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्न अभिकथन तथा कारण पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दिया गया है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण दिया गया है, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लिखा तो सही है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं है,
तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? पहला है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा है दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा है यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव किए जाते हैं। क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। ABC सही है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, ये इसमें गलत है। ABC सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? पहला है वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। दूसरा है वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। तीसरा है वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। और चौथा है इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। तो स्रोत क्या हैं? तो ये उन सामग्रियों या साक्ष्यों को संदर्भित करते हैं जिनका उपयोग जानकारी एकत्र करने, तर्कों का समर्थन करने, निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। अब इनमें जो सत्य है वह बताने हैं। तो वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, सही है। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी इसमें गलत है। लेकिन इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है, ये सही है। A और D सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन है खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। और कारण है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, ये सही है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, ये गलत है। तो इसमें अभिकथन सही है, कारण गलत दिया गया हुआ है। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, केवल A सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ फिल करना है का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। पहला है एक तंत्र, दूसरा राजतंत्र, तीसरा लोकतंत्र और चौथा है गुट तंत्र। तो एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों A तथा B पर विचार करें। A है प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? B है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अब इसमें बताना है कौन से सही है। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं आकलन प्रश्न है ये, तो इसमें जो A लिखा हुआ है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, तो A संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है और B तथ्यात्मक ज्ञान की। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि A जो है ये लक्ष्यों और दृष्टिकोणों में मूलभूत अंतरों को उजागर कर रहा है और B जो है एक विशेष राजनीतिक भूमिका से संबंधित विशिष्ट शब्द के लिए पूछता है। तो A संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है और B तथ्यात्मक ज्ञान की। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला है पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। दूसरा है क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से। तीसरा है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है और चौथा है अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की
सक्षमता अपेक्षित है। तो प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो इसमें ए सही है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। बी और सी इसमें नहीं शामिल होंगे, ए और डी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा। पहला है आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। दूसरा है शासक के शासनकाल का सार देने के लिए। तीसरा है किसी विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। और चौथा है आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। तो ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला है यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। दूसरा है यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। तीसरा है यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। और चौथा है यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछी गई है, तो यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, बाकी सभी सही लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपका ए सही है, समानता का अधिकार, और बी सही है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ए और बी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मैंने आपको कई बार बताई भी हैं, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। दूसरा है विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। तीसरा है केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना। और चौथा है आसपास के उदाहरणों से बचना। तो कौन सा संसाधन एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है। तो विभिन्न समुदाय के क्षेत्रों और लोगों के विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। पहला है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। तीसरा है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। और चौथा है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करना है, तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि पहला है बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। दूसरा है यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तीसरा है यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। और चौथा है यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये सही है। बी भी सही है, सी भी सही है कि यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, लेकिन यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करता। और इसमें लिखा है कि करता है, तो ये गलत हो गया। ए बी सी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है पहला है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, दूसरा है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, तीसरा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चौथा है न्यायिक सक्रियवाद। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यही तो पूछा गया है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। पहला है बालवाड़ियों का प्रावधान, दूसरा है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान और चौथा है रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो इसमें पूछा गया है कि उन उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो बालवाड़ियों का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये इसमें शामिल नहीं है। व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान और रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा, ACD सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तर्क और अभिकथन दिए गए हैं। अभिकथन है भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क है मानसून का अभाव और कर्ज यानी ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं दोनों। किसानों के कई आत्महत्या के मामले देखे गए हैं। इसका कारण क्या है कि मानसून का अभाव है, किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं और इनके पास जो ऋण है उसे ये चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फसलों के आधार पर ही ये ऋण लेते हैं। जब इनकी फसल ही अच्छी नहीं होती है तो ये ऋण नहीं चुका पाते हैं। तो अभिकथन और तर्क दोनों ही सही लिखे हुए हैं और RA की सही व्याख्या भी है, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क है यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं। A और R दोनों सही है। RA की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। पहला है तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, दूसरा है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, तीसरा है परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करना है तो तथ्यों के स्मरण यानी रटने पर बल नहीं देना है, बल्कि समझने पर ध्यान केंद्रित करना है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना है। लेकिन परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ये इसमें गलत है। हमें पाठ्य पुस्तक के विषयों को छोड़ना नहीं है, हमें सभी समझने हैं, सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें केवल A और B सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि पहला है वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, दूसरा है वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, तीसरा है अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं और चौथा है स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि जब अधिक कार्य होता है तो अस्थायी श्रमिकों को रख लिया जाता है, जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें कार्य से निकाल दिया जाता है। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, ये सही है। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी सही है। लेकिन
ये इसमें गलत है। ए बी सी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हास्याई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। दूसरा है, इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। तीसरा है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। और चौथा है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो इसमें डी को छोड़कर बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। हमें विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करने के लिए नहीं कहना चाहिए, वे अपनी इच्छा से अपने अनुभव साझा करें। तो इसमें ए, बी और सी सही है, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। पहला है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तीसरा है, इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और चौथा है, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान करने में मदद करता है। तो नैदानिक मूल्यांकन क्या है? अधिगम में छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करने के लिए व्यक्तिगत छात्रों का आकलन करने पर केंद्रित है। अब इसमें जो सही है वह है दूसरा विकल्प। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का। अगला प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा है प्राथमिक स्तर, तीसरा है उच्च प्राथमिक स्तर, चौथा है माध्यमिक स्तर। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर में आमतौर पर 6ठी से 8वीं कक्षा शामिल होती है, यह भी याद रखिएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। पहला है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तीसरा है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। और चौथा है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसमें ए सही है और डी सही है, बी और सी इसमें शामिल नहीं है। ए और डी सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। पहला है, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। दूसरा है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। तीसरा है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने की कौशल विकसित करता है। और चौथा है, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। तो जो फील्ड वर्क होता है, क्षेत्रकार, ये छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। पहला है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को। दूसरा है, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्मों के पालन को। तीसरा है, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को। और चौथा है, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्मों के पालन को, बी सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को और ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। जाति व्यवस्था के प्रचलन को, ये इसमें नहीं है। बी सी डी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं। पहला है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। दूसरा है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। और चौथा है, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। तो इसमें ए सही है और सी सही है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि परियोजना कार्य हम विद्यालय में भी कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आप घर पर ही करें। तो ए और सी इसमें सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? पहला है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। दूसरा है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। तीसरा है, छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उनका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो इसमें ए सही है और बी सही है, सी इसमें गलत है। ए और बी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? पहला है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। तीसरा है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती हैं। और चौथा है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। तो परिप्रश्न उपागम क्या है? एक शैक्षिक पद्धति है जो सक्रिय शिक्षण, आलोचनात्मक चिंतन और छात्र संचालित अन्वेषण पर बल देती है। तो इसमें जो सही है इसके संबंध में वे बताने हैं। तो ए सही है, बी सही है, सी और डी इसमें गलत है। ए और बी सिर्फ सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? पहला है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? दूसरा है, ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? तीसरा है, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? और चौथा है, भारत कब विकसित होगा और कब गरीबी से मुक्त होगा? तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। ऐसा क्यों है कि जो विलास कारें यानी जो लग्जरी कारें होती हैं और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो यह प्रश्न जो है गरीबी और असमानता के मुद्दे को गंभीरता से देखने की विद्यार्थी की क्षमता को दर्शा रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 21 जनवरी 2024 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।